మరిన్ని సమాచారాల కోసం టీబీఆర్ న్యూస్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వెల్కమ్ టు టీబీఆర్ న్యూస్. ఎన్డీఏ కూటమి తరపున ద్రౌపది ముర్ము రాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు నామినేషన్ వేశారు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ప్రధాని మోడీ కేబినెట్ మంత్రులు సహా మద్దతు పార్టీల ప్రతినిధుల సమక్షంలో రాజ్యసభ సెక్రటరీ జనరల్ నామినేషన్ పత్రాలను అందజేశారామ. ద్రౌపది ముర్ము నామినేషన్ ను ప్రధాని మోడీ ప్రతిపాదించారు. కేంద్ర మంత్రులు, బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, మద్దతు పార్టీల నేతల సంతకాలతో 4 సెట్ల నామినేషన్ పత్రాలు ద్రౌపది ముర్ము దాఖలు చేశారు. అంతకుముందు ఆమె పార్లమెంట్ ఆవరణలో ఉన్న గాంధీ, అంబేద్కర్ విగ్రహాలకు నివాళి అర్పించారు. ద్రౌపది వెంట బీజేపీతో పాటు మద్దతు ప్రకటించిన పార్టీల ప్రతినిధులు సైతం ఉన్నారు. ఒడిశాకు చెందిన ముర్ముకు భర్త, 2 కుమారులు ఉన్నారు. కౌన్సిలర్ గా రాజకీయ ప్రస్థానం, 2 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా నెగ్గారు. బీజేపీ కూటమి ప్రభుత్వంలో 2 సార్లు మంత్రిగా పనిచేశారు. 2007లో బెస్ట్ ఎమ్మెల్యేగా ఒడిశా అసెంబ్లీ నుంచి నీలకంఠ అవార్డు అందుకున్నారామె. జార్ఖండ్ కు తొలి దళిత మహిళా గవర్నర్ గాను పనిచేశారు. जबकि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके घटक दलों के मुख्यमंत्री को प्रस्तावक बनाया गया है. तीसरा सेट जो है उसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के विधायकों को जगह दी गई है. चौथे सेट में गुजरात के विधायक हैं. और इन तमाम चारों सेट की अगर बात करें तो इसमें कहीं न कहीं ट्राइबल क्षेत्र से आने वाले जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको खास तौर पर जो ट्राइबल विधायक और सांसद हैं उनको खास तौर पर इसमें शामिल कराया गया है. क्योंकि राजेश मैं इन तस्वीरों में देख पा रहा हूं कि जो सेट वहां दिया गया है उनकी वो जांच कर रहे हैं, उनको वो देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, और उसके बाद मुझे लगता है कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है अब. राजेश. हाँ जी असीम, मैं सुन रहा हूँ आपको. हाँ, मैं ये कह रहा था कि इन तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो तमाम सेट हैं, जो प्रस्तावक और अनुमोदक के जो तमाम 50 और 50 के सेट हैं, वो अब सुपुर्द कर दिया गया है और उसके बाद वो वहाँ पे हस्ताक्षर कर रहे हैं अधिकारी, और उनको देखने के बाद जो फॉर्मल नामांकन है वो अब इसके बाद शुरू हो जाएगा. जी बिल्कुल, आपने सही कहा असीम कि जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. और कक्ष में तमाम जो सभी जो वरिष्ठ जन हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों का हमने जिक्र किया. एक भारी हुजूम के साथ संसद भवन परिसर में लाइब्रेरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इन तमाम लोगों को लेकर वो सेक्रेटरी जनरल के कमरे में दाखिल हुए और वहां पर चारों सेट को समर्पित किया जा रहा है. साथ ही नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है. और इस तरह देश को हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो एनडीए सत्ताधारी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, वो नामांकन दाखिल कर रही हैं. जबकि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, वो 27 जून को अपना उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करेंगे. और इसी के साथ राष्ट्रपति पद के जो चुनाव की उल्टी गिनती है वो शुरू हो जाएगी और देश को एक नए राष्ट्रपति. अच्छा राजेश, चूंकि हम इन तस्वीरों को, आप बाहर खड़े हैं, मैं इन तस्वीरों को अच्छे से देख पा रहा हूं. मेरा सवाल थोड़ा इससे हटकर और इसी से संबंधित है कि इस बार का जो राष्ट्रपति चुनाव है, चूंकि आप लगातार इन चीज़ों को बारीकी से देखते और समझते आ रहे हैं, इस बार का राष्ट्रपति चुनाव अगर मैं कहूँ किन मायनों में खास है, किन मायनों में ऐतिहासिक इसे कहा जाए? देखिए, खास और ऐतिहासिक इसलिए भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है केंद्र में, वो हमेशा से प्रयोग धर्मी रही है. एक प्रयोग धर्मी योजनाओं को लाना, प्रयोग धर्मी तरीके से नए लोगों को प्रमोट करना और समाज के हाशिए पर पड़े जो लोग हैं उनको सत्ता में भागीदार बनाना, उनको सत्ता में साझेदार बनाना, ये उनकी कहीं ना कहीं एक खासियत रही है. और ये पहला मौका होगा जब देश में कोई राष्ट्रपति अगर द्रौपदी मुर्मू को चुनाव जीतने में अगर कामयाबी हाथ लगती है तो देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति जो है वो मिलेगा. और यह कहीं ना कहीं इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा, एनडीए सरकार को जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाएगा. और उन्होंने, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा तुरुप का पत्ता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने खेला है जहां विपक्षी जो हैं वो चारों खाने चित नजर आ रहे हैं. क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि आप बिहार में ही देखते होंगे कि जेडीयू और बीजेपी के बीच कई मामलों में रस्साकसी का दौर चल रहा था. ये उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश कुमार का स्टैंड कुछ अलग हो सकता है. लेकिन आपने देखा कि नीतीश कुमार ने ट्राइबल राष्ट्रपति के नाम पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. वो आगे आए और उन्होंने कहा कि
हम ट्राइबल राष्ट्रपति का समर्थन करते हैं। इसी तरह बीजू जनता दल के जो नेता हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी रजामंदी की मुहर लगाई। हालांकि चूंकि उड़ीसा से आती हैं, तो ऐसे में उड़ीसा का समर्थन अगर द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त होता है तो यह एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही अपने राज्य के प्रति जो उनका समर्पण का भाव है, उसमें सत्ता और विपक्ष दोनों साथ नजर आएंगे। तो इसलिए भी इसे याद किया जाएगा। और समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को, हालांकि महिला राष्ट्रपति देश को पहले भी प्रतिभा पाटिल के रूप में मिल चुका है, लेकिन ट्राइबल महिला अगर ये चुनाव जीतकर पहुंचती हैं राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी का दिन होगा कि जो समाज का अंतिम तबका है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले उद्बोधन के दौरान इसको स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की सरकार है। तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो उनका सपना है, उस सपने को आगे बढ़ाता हुआ यह मामला आगे दिख सकता है कि समाज का जो आदिवासी तबका है, जो बिल्कुल हाशिए पर पड़ा तबका है, जिसे अब तक सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पाई थी, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में भागीदार बनाया है। और इससे पहले भी दलित राष्ट्रपति का तोहफा देश को मिल चुका है। राष्ट्रपति जो वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं, वह भी इसी सरकार की उपज है। इस सरकार ने ही एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, फिर आदिवासी की बारी आई है। तो हम कह सकते हैं कि सत्ता से दूर रहे लोगों को सत्ता में रिप्रेजेंटेशन मिलना एक बड़ी बात हम कह सकते हैं कि उनको भागीदार बनाने की जो कोशिश की जा रही है, यह चुनाव अपने आप में एक अलग दिखाता है, क्योंकि एनडीए ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। राजेश, देखिए, मैं आप ही के बातों को आगे बढ़ाते हुए, आपने कहा कि ये सरकार प्रयोगधर्मी सरकार रही है। हमने देखा एनडीए 1 की बात की जाए, जब एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। राजेश, आप भी उस वक्त एक्टिवली इस चीज़ों को कवर कर रहे थे। बहुत ही चर्चा हुई कि देखिए, लीग से हटकर एनडीए ने, उस वक्त की सरकार ने एपीजे अब्दुल कलाम के नाम को आगे रखा। वो जीत कर आए, पीपल्स प्रेसिडेंट के तौर पर वो प्रसिद्ध हुए। अभी हमने देखा एक दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के तौर पर, अब अगला नाम द्रौपदी मुर्मू के नाम पर है, एक आदिवासी समाज से आती हैं। ऐसे प्रयोग करते रहना और इस बात की चर्चा करना, मुझे लगता है कि पूरे देश में खुशी का माहौल है कि एनडीए बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को सामने लाया है, उस समाज की महिला को सामने लाकर लाया है, जिसको लेकर एक अलग तरह की भावनाएं लोगों के मन में हुआ करती थी। राजेश जी असीम, अपना सवाल फिर से दोहराएं। मैंने कहा कि जिस तरह से एनडीए 1 में एपीजे अब्दुल कलाम को एनडीए ने राष्ट्रपति बनाया, एनडीए 2 की बात कर ली जाए तो अभी हमने देखा कि एक दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अब आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू आती हैं। ये जो प्रयोग है, खासकर एनडीए की तरफ से लगातार ऐसे शख्स को, ऐसे चेहरे को सामने लाया जाता है जिसकी बहुत चर्चा होती है, और चर्चा भी प्रशंसा के तौर पर कि देखिए बहुत ही अच्छा, ये एक ऐतिहासिक कदम है एनडीए की तरफ से। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इससे पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी, उस वक्त भी एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद का तोहफा दिया गया था। एक अल्पसंख्यक को राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी और